दोस्तों, एक जितेंद्र नाम का आदमी दिल्ली जाने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा होकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन आती है, लेकिन ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ था कि चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन किसी तरीके से लोगों को हटाते हुए जो जितेंद्र नाम का लड़का था वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और गेट के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो अंदर जाने का जगह नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी जितेंद्र देखता है कि जहां पर वो खड़ा है उसके बगल में जहां ट्रेन का बाथरूम होता है वहां पर एक बूढ़ी औरत बाल बिखेरे हुए 3-4 गठरिया लेकर पागलों की तरह बाथरूम के दरवाजे पर बैठी थी। लेकिन जब जितेंद्र थोड़े करीब जाता है उस औरत के और उसको देखने की कोशिश करता है, तब जो वो देखता है वो देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज से ठीक 20 साल पहले उसकी पत्नी एक मेले के अंदर बिछड़ गई थी और बिछड़ने के बाद वो कभी भी उसको नहीं मिली। आज जब ट्रेन के अंदर उससे मिली है तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वो औरत पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसके बाद जितेंद्र उसके पास जाता है और पूछता है कि साधना, तुम कैसी हो? आज इतने दिनों बाद तुम मुझसे मिली हो। लेकिन दोस्तों, साधना जो थी वो जितेंद्र की पत्नी तो थी, ये बात वो भूल चुकी थी कि जितेंद्र जो है वो मेरा पति है। उसको कुछ भी याद नहीं था। इस वजह से जितेंद्र की बातों का कोई वो जवाब नहीं देती है और चुपचाप वहां पर बैठी रहती है। लेकिन फिर जितेंद्र थोड़ा तेज आवाज में उसको बोलता है कि साधना, तुम कैसी हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? तुम पागल जैसी लगने लगी हो। दोस्तों, फिर भी साधना उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या साधना की ये हालत पहले से थी, यानी कि बचपन से ही थी, या फिर शादी के बाद वो पागल हुई, या फिर साधना जब मेले में गई थी तो एक दूसरे से जब बिछड़ गए तब जाके वो पागल हुई? इन सारी बातों का जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 साल पहले, जब जितेंद्र का एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। जितेंद्र के परिवार में जितेंद्र के माता पिता और उसकी वाइफ साधना, ये 4 लोग रहा करते थे। दोस्तों, जितेंद्र की शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी। जब जितेंद्र की शादी साधना से होती है तो घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है, क्योंकि जितेंद्र की जो माँ थी और जितेंद्र के जो पिता थे वो लोग बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके थे और साधना अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। दोस्तों, साधना जितेंद्र के साथ उसके माता पिता का भी ख्याल रखती थी और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। दोस्तों, जितेंद्र भी साधना को बहुत ज्यादा प्यार करता था। जितेंद्र को अगर कहीं जाना होता था तो वो शाम होते होते घर पर आ जाता था ताकि वो साधना के साथ समय बिता सके। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर साधना को भी अपने मायके जाना होता था तो साधना भी 1-2 दिन बाद तुरंत अपने हस्बैंड के पास चली आती थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जितेंद्र के साथ अपना समय बिताए। देखते ही देखते दोनों की शादी को करीब 2 साल बीत जाते हैं और दोनों के बीच में एक लड़का भी पैदा होता है। उसके बाद साधना अपने बच्चे का ख्याल रखने लगती है। धीरे धीरे देखते ही समय बीतता चला जाता है। लगभग 6 साल बीत जाते हैं और साधना का जो बच्चा था वो अब बड़ा हो जाता है। दरअसल इन 6 सालों में साधना के 2 बच्चे और पैदा होते हैं, यानी कि साधना के अब 3 बच्चे हो जाते हैं 6 सालों के अंदर। लेकिन तीसरा बच्चा पैदा जब हुआ था तभी साधना की तबीयत धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होने लगी। साधना इतना ज्यादा बीमार पड़ जाती है कि उसको चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आती थी। जितेंद्र साधना की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहने लगा। जितेंद्र अपने आप को कोसता था कि अगर मैं साधना की अच्छे से परवरिश किया होता तो शायद साधना के साथ ये नहीं होता और साधना इस कभी प्रॉब्लम में फंसते ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब तीसरा बच्चा उसका पैदा हुआ था तो साधना जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। यही सब सोच के जितेंद्र बहुत ज़्यादा परेशान था। जितेंद्र सोचता था कि अगर अच्छे से खान पीन की व्यवस्था हम उसके लिए किए होते, उसको जूस वगैरह पिलाए होते तो शायद उसकी हालत खराब ना होती। हालांकि दोस्तों, जितेंद्र जो था वो अच्छे परिवार का रहने वाला था और अच्छा खासा पैसा भी कमाता था, अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जीता था। उसके बाद दोस्तों, जितेंद्र जो है वो साधना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वहां पर ले जाकर उसका चेकअप वगैरह करवाता है, दवा वगैरह दिलवाता है। कई महीने उसकी दवा चलती है, लेकिन दवा से उसको फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि साधना की तबीयत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। दरअसल वो धीरे धीरे पागलों जैसी हरकत
या पागलों जैसी बिहेव करने लगी थी। अब जितेंद्र साधना की हालत को देखते हुए वो काम पर भी नहीं जाता था, यानी कि काम छोड़कर अब घर पर बैठ गया और साधना की देखभाल करने लगा। लेकिन दोस्तों साधना की बीमारी में इतना ज्यादा पैसे लग गए कि धीरे धीरे जितेंद्र बहुत ज्यादा गरीब हो गया, इतना ज्यादा गरीब हो गया कि उन लोगों को खाने पीने के लिए भी सोचना पड़ता था। दोस्तों जितेंद्र साधना को बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाता था और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते थे, लेकिन फिर भी दोस्तों साधना 1% भी ठीक नहीं होती थी। कभी मौका मिलता था तो जितेंद्र काम पर जाया करता था, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। दरअसल वो साधना को लेकर 24 घंटे परेशान रहने लगा था। साधना की हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा देखते ही देखते कमजोर हो जाती है। दोस्तों साधना का कितना भी दवा किया जा रहा था, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे समय इतना ज्यादा गुजर जाता है कि जो साधना के तीनों बच्चे थे उनमें से एक बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और कामकाज करने लायक हो जाती है, क्योंकि साधना इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वो अब घर का काम भी नहीं कर पा रही थी और खाना वाना भी नहीं बना पा रही थी। इसलिए वो जो छोटी लड़की थी साधना की, वो अब धीरे धीरे घर का कामकाज संभालने लगती है और धीरे धीरे अपने घर का जो भी जिम्मेदारी है वो उठाने लगती है। जितेंद्र हमेशा इस बात को सोचकर परेशान रहता था कि साधना कब तक ठीक होगी और हमारा परिवार फिर से पहले जैसा कब होगा। ये सब सोचकर वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। धीरे धीरे करके साधना बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है और उसकी दिमागी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, यानी कि अब वो पूरी तरह से पागल हो जाती है और पागल वाली हरकत करने लगती है। अब इस वजह से जितेंद्र और भी ज्यादा परेशान होने लगा था। साधना हर छोटी छोटी बात पर अपने पति से, जितेंद्र के माता पिता से, जितेंद्र के बच्चों से, यानी कि अपने भी बच्चों से झगड़ा करने लगती थी। उसके बाद दोस्तों जितेंद्र के मन में एक बात आती है और जितेंद्र सोचता है कि घर बैठने से कोई फायदा नहीं है, क्यों ना हम लोग एक बड़े डॉक्टर को साधना को दिखाया जाए। तब जितेंद्र साधना को लेकर एक बड़े डॉक्टर के पास जाता है। वहां पर डॉक्टर जो था वो साधना को देखता है और कहता है कि इसकी हालत जो है सुधरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि दिमागी हालत है और दिमागी हालत ठीक होने में कम से कम बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर कम से कम भी कहें तो 10-15 साल तो लग ही जाएगा। उसके बाद डॉक्टर ये भी कहता है कि 100% मैं श्योर नहीं हूं कि वो ठीक ही हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ परसेंट चांस है कि वो ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों ये बात सुनकर जितेंद्र पीछे हटने वाला तो था नहीं, वो कैसे भी कोशिश करके साधना को ठीक करना चाहता था। उसके बाद दोस्तों उस डॉक्टर से साधना का इलाज शुरू करवा दिया जाता है और साधना की दवाई वहां से चलने लगती है। देखते ही देखते दोस्तों 2 से 3 साल गुजर जाते हैं और 3 सालों के बाद साधना को 1 से 2% तक आराम मिल जाता है, यानी कि साधना पहले 24 घंटे पागलों वाली हरकत करती थी, लेकिन अब दिन में 1 से 2 घंटे वो ठीक से रहने लगी थी। अब ये सब देखकर जितेंद्र अब थोड़ा सा खुश होने लगा था। उसके बाद दोस्तों तभी जितेंद्र बहुत ज्यादा खुश होता है तो डिसाइड करता है कि क्यों ना साधना को लेकर कुंभ के मेले में नहाने के लिए जाया जाए, और वो गंगा मैया से प्रार्थना भी करना चाहता था कि गंगा मैया हमारे साधना को ठीक कर दीजिए। इसके लिए वो वहां पर दर्शन करने भी जाना जाता था। दोस्तों जितेंद्र की यही बहुत बड़ी गलती थी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। यहां से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जितेंद्र साधना को दिल्ली से लेकर इलाहाबाद के लिए यानी कि प्रयागराज के लिए निकल जाता है। प्रयागराज स्टेशन से बाहर निकलता है और जितेंद्र हमेशा साधना का हाथ अपने हाथों में पकड़कर रखता था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और आप लोग तो जानते हैं कुंभ के मेले में कितना ज्यादा भीड़ होती है। इस वजह से क्योंकि साधना की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, अगर वो उससे कहीं खो जाती तो फिर ढूंढने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलें होती। इसके बाद उसका हाथ पकड़कर वो लेकर जाता है और कुछ देर बाद दोनों घाट के किनारे पहुंच जाते हैं। घाट के पास जितेंद्र साधना से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी रहो और मैं नहाकर आ रहा हूं, उसके बाद तुम नहाने चली जाना। क्योंकि कपड़े वगैरह भी वो लोग साथ में लेके गए थे तो कपड़े की निगरानी करने के लिए एक लोग तो वहां पे चाहिए ही, इसलिए जितेंद्र जाता है नहाने के लिए और साधना को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको और कपड़े का ध्यान रखो। दोस्तों जैसे ही जितेंद्र स्नान करने के बाद वापस आता है तो वो देखता है कि उस जगह पर उसकी पत्नी दरअसल साधना वहां पर है ही नहीं, दरअसल वो वहां से गायब हो चुकी थी। अब जितेंद्र वहीं पर जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी मेले में या फिर कुंभ के मेले में ही कोई खो जाता है तो
अलाउंस करने वाले स्टेज वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं, तो लोग वहाँ से अलाउंस करते हैं कि हाँ भैया फलाने लोग खो गए हैं, अगर आप उनका आवाज़ सुनाई दे रहा है तो वहाँ पे आके खड़े हो जाइए। तो इस तरीके से जितेंद्र अपनी बीवी साधना का नाम लेके वहाँ से बहुत ज़्यादा अलाउंस करवाने लगता है। लेकिन दोस्तों साधना की जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी, तो इस बात पे वो केयर भी नहीं करती है, जिसकी वजह से उसको ढूंढना मुश्किल हो रहा था और साधना उस दिन जितेंद्र को मिलती भी नहीं है। लेकिन जितेंद्र फैसला करता है कि वो साधना को लेकर ही घर वापस जाएगा। उसके बाद वो रात दिन एक करके साधना को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है और करीब 3-4 दिन तक वो प्रयागराज में रहकर साधना को ढूंढता है। लेकिन उसके तमाम कोशिशों के बाद भी साधना उसको नहीं मिलती है। जब लोगों से साधना के बारे में पूछता था तो लोग उल्टा इसी को बोलते थे, इसी को डांटते थे और कहते थे कि जब तुम्हें पता था कि उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो तुम्हें यहां पर लेकर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों जितेंद्र कहता है कि मैं तो बस यही सोचा था कि गंगा मैया के पास जाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा, शायद साधना की हमारी तबीयत ठीक हो जाए। यही सोचकर मैं साधना को कुंभ के मेले में लेकर आया था, लेकिन मुझे क्या पता कि हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद नजदीकी थाने में जाकर जितेंद्र साहब वो कंप्लेन लिखवाता है और अपने पत्नी का एक फोटो भी वहां पर जमा करता है ताकि पुलिस कर्मचारियों को अगर वो औरत दिखती है तो वो लोग उसको पहचान सके। उसके बाद दोस्तों जितेंद्र रोते रोते वापस दिल्ली चला जाता है, लेकिन साधना उसको मिलती नहीं है। जैसे ही जितेंद्र अपने घर पहुंचता है तो उसके बच्चे पूछने लगते हैं कि पापा मम्मी कहाँ हैं। तब जितेंद्र रो रो कर सारी कहानी अपने बच्चों को और अपने माता पिता को भी बताता है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और रो रो कर सबका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी वो लोग साधना को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन साधना मिलती नहीं है। दोस्तों अब जितेंद्र पूरी तरह से टूट चुका था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ जितेंद्र था और अब जितेंद्र भी घर पर बैठ गया था क्योंकि उसका मन कहीं भी काम वगैरह में लगता ही नहीं था। जितेंद्र इतना ज्यादा टेंशन लेने लगा था कि उसकी भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। लेकिन समय काफी ज्यादा बीत गया तो जितेंद्र के बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े हो गए थे, तो घर से बाहर छोटा मोटा काम करने के लिए उसके बच्चे भी जाया करते थे। जितेंद्र की तबीयत देखते ही देखते बहुत ज्यादा खराब होती है तो उसके बच्चे उसका इलाज करके जितेंद्र को किसी भी तरीके से ठीक करवा देते हैं। अब जितेंद्र फिर से पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों कई साल बीत जाते हैं और जितेंद्र किसी काम से प्रयागराज फिर से दोबारा आता है। प्रयागराज में अपना काम करता है और काम करने के बाद जब दिल्ली जा रहा होता है तभी वो प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी ट्रेन आती है तो जितेंद्र ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो ट्रेन के गेट पर ही खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर उसके पत्नी साधना के ऊपर पड़ती है जो कि पागलों की हालत में वहां पर बैठी थी और वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे, पूरी शरीर उसकी गंदी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से नहाई तक नहीं है। उसकी साड़ी वगैरह भी फटी थी। बिल्कुल वो चुपचाप वहां पर कोने में बैठी थी। तभी जितेंद्र उससे पूछता है कि साधना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमको इतने सालों से ढूंढा है लेकिन तुम मुझे कभी मिली ही नहीं। लेकिन साधना कोई जवाब उसका नहीं देती थी। तो जितेंद्र और तेज आवाज से उससे पूछता है और बोलता है, लेकिन फिर भी साधना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। उसके बातों का जवाब ना देने की वजह से जितेंद्र उसका हाथ पकड़ता है, उससे बातचीत करने लगता है। लेकिन दोस्तों साधना इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसको कुछ भी याद नहीं था कि जितेंद्र कौन है, या फिर साधना को यह भी याद नहीं था कि उसका कोई परिवार भी है या उसका कोई पति भी है, क्योंकि उसकी दिमागी संतुलन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, उसको कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद जितेंद्र उसको अपने साथ ट्रेन के बोगी में लेके जाता है, वहां पे बैठाता है और उसको लेकर दिल्ली जाने लगता है। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही वो अपने बच्चों को फोन करके बता देता है कि बच्चों तुम्हारी माँ मिल गई है और मैं उनको लेकर दिल्ली आ रही हूँ। उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली के स्टेशन पर साधना को लेकर उतरता है, उसके बच्चे पहले से ही वहां खड़े होकर अपनी मम्मी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही जितेंद्र साधना को लेकर स्टेशन से बाहर निकलता है, वैसे ही सभी बच्चे अपनी माँ को गले से लगाकर वहीं पर स्टेशन के बाहर रोने लगते हैं। उसके बाद साधना को घर लेकर जाया जाता है और धीरे धीरे साधना का इलाज दोबारा शुरू करवा दिया जाता है। करीब 2 साल तक साधना का इलाज करने के बाद साधना की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगती है और वो फिर से पहले जैसा होने लगती है। लेकिन अभी भी साधना को कुछ याद नहीं था कि जितेंद्र उसका पति है या फिर जो बच्चे हैं वो उसी के बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों जितेंद्र और उसके बच्चे मिलकर हमेशा साधना से बातचीत करते रहते थे और एक एक बात उसको याद दिलाने की कोशिश करते थे ताकि साधना को कुछ भी याद आ जाए। जैसे जैसे दवा उसकी चलती गई, धीरे धीरे उसकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे तबीयत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे सब कुछ उसको याद आने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि साधना को पूरी तरीके से सब कुछ याद आ गया, यानी कि साधना अब धीरे धीरे 50% से भी ज्यादा ठीक हो चुकी थी। ये सब देखकर जितेंद्र और उसके परिवार
के लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों की पुरानी जो खुशी है वो उस घर से गायब हो चुकी थी और इतने सालों बाद वो खुशी दोबारा उस घर में वापस आई है। दोस्तों अब साधना की उम्र लगभग 50 साल की हो चुकी थी। दोस्तों अब साधना के बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो साधना का और जितेंद्र का यानी कि उसके बच्चे अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और दोनों का जीवन धीरे धीरे व्यतीत होने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों अब उसके बच्चे भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगे थे और बड़े हो गए थे। सारा परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों जितेंद्र और साधना की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों ये सच्ची घटना है और ऐसी घटनाएं हमें न्यूज़पेपर में सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई ऐसी घटनाओं को छापता ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही घटनाओं के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे तमाम वीडियोस सच्ची घटना पर आधारित मैं आप लोग के लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।